हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी बसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी। ये कहानी लेखक ने इस कहानी में कहा है, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहा है हमारे समाज में जो छोटे लोगों का शोषण होता है, गरीब लोगों का जो शोषण होता है, अमीर लोगों के द्वारा या सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। चिड़ा और एक चिड़िया के माध्यम से, एक गोरैया और नर और मादा दोनों गोरैया के माध्यम से उन्होंने जो है समाज में हो रहे शोषण के बारे में हमें बताया है। एक गोरैया और एक गोरैया था, दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, बिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खेतों में आ घुसते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गवरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है उन पर कपड़ा। दो गोरैया थी, एक नर और एक मादा, दोनों एक साथ में रहते थे, साथ में घूमते फिरते, साथ में खेलते कूदते, साथ में खाना खाते, साथ में दाना चुगने जाते और शाम को जो है दोनों एक दूसरे को पूरे दिन भर की बातें बताते। तो एक दिन जो है गवरिया जो है उसने गोरैये से कहा, एक दिन गोरैया ने गवरिये से कहा कि ये जो आदमी लोग जो हैं, जो कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे सुंदर सुंदर से प्यारे कपड़े पहनते हैं, कितने ही अच्छे लगते हैं उन पर, खाक फपता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा जो गए हो। गवरिया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तब वो दोनों आपस में जो है बहस करते हैं कि गवरिया बोलती है कि आदमी जो है कपड़े पहनता है बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन गवरा बोलता है कि नहीं, कपड़े पहनने से जो है इंसान की खूबसूरती ढक जाती है, वो छुप जाती है। लेकिन गवरिया कहती है कि नहीं, इंसान मनुष्य जो कपड़े हैं वो मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है, मौसम के अनुसार भी पहनता है। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सख्त भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती, आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गवरा बोलता है कि तू समझती नहीं है। वो हंसकर बोला कि कपड़े पहनने से उनकी जो गर्मियों में बरसात में वो पहनते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन कपड़े पहनने से उनकी जो है औकात का भी पता चलता है कि यानी कि बड़े लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, अमीर लोग, और जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे पहनते हैं, उनकी हैसियत का भी इससे अंदाज़ा लग जाता है। फिर भी जो है आदमी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता, यह निरा पोगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास में फक्त लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपना तो नंगे ही भले हैं। आगे वो कहता है कि आदमी तो जो है अपने पूरे शरीर को जो है कपड़ों से ढक लेता है, यहाँ तक कि वो तो हाथ पैरों में भी मोजे और ग्लव्स जो है पहन लेता है, दस्तानों को पहन लेता है, जिससे कि वो काम करने में भी सक्षम नहीं हो पाता। और सर में जो है उनके टोपी पहनते हैं। गवरिया बोली, उनके सिर पे टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया, मेरा भी मन होता है कि मैं भी एक टोपी पहना करूं। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की जवाबी, जबकि गवरिया भी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं रहा,
मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। तब गवरिया कहती है कि मुझे जो है टोपी पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। जो मनुष्य टोपी पहनते हैं देखो कितने अच्छे लगते हैं, और मेरा मन करता है कि मैं भी जो है टोपी पहनूं। तो गवरा बोला कि अरे टोपी जो है, इस टोपी ने जो है कितनों के तख्त पलट दिए हैं, कितनों के जो है राज उलट दिए हैं, और टोपी तो केवल वही व्यक्ति पहनता है कि जो कि राजा होता है, उसी को अधिकार है टोपी पहनने का। इस टोपी के चक्कर में मत पड़। टोपी के कारण जो है बहुत ही कुछ झेलना पड़ता है, और उसके लिए टोपी पहनने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। और लोग जो है इस टोपी की खातिर बहुत कुछ करते हैं। यानी कि वो अपने समाज के बारे में बता रहा है कि लोग जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी टोपी बचाने के लिए किसी को नीचा गिराने में, किसी को मारने में भी देर नहीं करते हैं। लेकिन गवरिया जो है वो भी बहुत जिद्दी होती है और कहती है कि नहीं, मैं तो टोपी पहनूंगी ही पहनूंगी। अगले दिन जब वो लोग दाना चुगने जाते हैं तो गवरिया को जो है एक थोड़ी सी रुई मिल जाती है, और वो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे जो है रुई मिल गई। आगे, अरे क्या मिल गया? गवरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। उससे गवरा पूछता है, अरे क्या मिल गया, क्यों खुश हो रही है? तो गवरिया कहती है कि देखो मुझे रुई मिल गई है, और उसने गवरे को दिखाई। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम। जिन अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? जैसे ही गवरा ने सुना कि उसे जो है गवरिया को रुई का फाहा मिल गया है, रुई मिल गई है, तब गवरे ने उसे एक कहानी सुनाई कि एक जो है बावरा था तेरे जैसा ही, उसे एक दिन रास्ते में जो है एक चाबुक पड़ा हुआ मिल गया, और उसने जो है उस चाबुक के मिल जाने के बाद जो है उसने सोचा कि अब तो मुझे घोड़ा भी चाहिए, मुझे जो है बाकी लगाम भी चाहिए, जिन भी चाहिए, ताकि जो है वो उससे क्या कि चाबुक का इस्तेमाल कर सके घोड़े पर। तो वो जो है ज़िंदगी भर उसे वो सामान नहीं मिला। क्या ये सारी चीज़ें रास्ते पे पड़ी हुई मिलती हैं? तुम जो है समझ नहीं रही हो। वो जो है गवरिया को समझाता रहता है और उसे बताता है, क्या तुम्हें पता है इस रुई के फाहा मिलने से लेके टोपी बनाने तक का सफ़र कितना लंबा होगा, कैसा होगा? तुम्हें नहीं पता, तुम जो है समझ नहीं रही हो। तब गवरिया, देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। तब गवरिया ने गवरे से कहा कि अरे तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ और टोपी कैसे बनवाती हूँ। तब जो है वो उस रुई को लेकर एक धुनिया के पास गई और बोली कि धुनिया भाई इस रुई को धुन दो। धुनिया होता है रुई को, जब रुई जो होती है उसको धुनने वाला, तब वो रजाइयों में, गद्दों में और तकियों में जो है उसको भरता है, और उस रुई को पहले धुनने के बाद ही रुई के जो कपड़े बनते हैं उसके बाद ही वो बनते हैं। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। तब जो है दुनिया बेचारा बहुत बूढ़ा था और उसके जो कपड़े हैं बहुत ही फटे पुराने थे, उसके जर्जर हालत में थे, और मौसम जो है बहुत ठंड का मौसम था। और उसने जो है गवरिया पे बोला कि अरे जा तू यहाँ से, बेकार में जो है रुई धुनवाने आ गई बिना पैसे के। मैं तो जो है राजा की रजाई बनवा रहा हूँ, पहले ही राजा ने मुझे परेशान कर रखा है। उर्ज न करो भैया, गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी
उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी। धुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी ना मिली थी। तो उसने जो है गवरिया ने उसे बोली कि भैया आप नाराज़ मत होइए, आप जो है आधी रुई आप रख लेना और आधी रुई मुझे दे देना, आप इसे धुन लो। दुनिया जो था वो बहुत ही खुश हुआ, उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी खरी मजदूरी कभी भी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना था। वह झट तैयार हो गया। घर चौं उसकी तांती जो है बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरिया ने। धुनिये ने जो है उसकी बात को सुना और उसने रुई को जो है धुन दिया और आधी रुई स्वयं रख ली और आधी जो है गवरिया को दे दी। इससे उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक दूसरा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, आज मुझे राजा जी के लिए अचकन की सूत काटनी है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। तब जो है वो कोरी के पास गए और उसको बोलने लगे कि कोरी भाई, हमारी जो रुई है इससे जो है सूत काट दो। तो कोरी भी जो है, कोरी के शरीर पर भी जो है बहुत फटे पुराने कपड़े थे और उसने भी जो है गवरिया से कहा कि जाओ यहाँ से, मुफ्त में मैं तुम्हारा सूत नहीं काटूंगा। मैं जो है राजा जी के अचकन के लिए सूत काट रहा हूँ। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गवरिया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरदा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर ही और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी कि इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होती। तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए। तब जो है उसने कोरी से जो है गवरिया ने पूछा कि भैया यहाँ क्या सारा काम राजा जी के लिए होता है तुम्हारे मुल्क में? तब कोरी से पूछता है, क्या तुम यहाँ की नहीं हो? तब गवरिया उसे कहती है कि भैया मेरा सूत काट दो, मैं मुफ्त में नहीं करवा रही हूँ, आधा तुम रख लेना आधा मुझे दे देना। कोरी भी जो है उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है और सूत काट देता है और आधा गवरिया को देता है और आधा जो है खुद रख लेता है। फिर जो है कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। उनको गवरा और गवरिया का जो है मनोबल और भी बढ़ता गया जब कामगारों ने जो है उनका काम करना शुरू कर दिया और उनका काम होता चला गया। तब जो है वो बुनकर के पास गए और कहा, बुनकर भैया इस सूत से जो है मेरे लिए कपड़ा बुन दो। बुनकर ने भी वही कहा कि मैं जो है राजा के लिए कपड़ा बना रहा हूँ, इसे बुन दे भैया। गवरिया ने साहस संजोकर कहा, हम सेठ मेट का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। बुनकर ने भी जो है उनका कपड़ा तैयार कर दिया और आधा कपड़ा खुद रख लिया और आधा जो है उन्हें दे दिया। बुनकर गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस दर्शन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भरे माथे पसीना। तब जो है गवरिया दर्जी के पास गई और उसे बोला कि भैया मेरा जो है टोपी सिल दो। तब दर्जी ने जो है गुस्से में बोला
कि अरे जाओ यहाँ से, मुफ्त में सिलवाने आ गई हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि राजा के जो है बेटा हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत सारे झबले तैयार करने हैं। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इस बुने हुए कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़ी मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही, डेढ़ टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। दर्जी को जो है गवरिया बोली कि दर्जी भैया टोपी सिल दूं, 2 टोपी सिल दो, बल्कि एक तुम रख लेना और एक मुझे दे देना। दर्जी भी जो है उसकी गवरिया की बातें सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने जो है 2 टोपियाँ सिल दी, एक टोपी गवरिया के लिए और एक टोपी अपने लिए। और दर्जी ने खुश होकर गवरिया की टोपी पर जो है 5 फुंदने भी लगा दिए और गवरिया ने टोपी पहनकर वो बहुत खुश होने लगी और 1.5 पैर पे एक पैर को ऊपर करके ही नाचने लगी। वाकई तू रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। गवरे ने कहा कि हाँ सच में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, रानी लग रही हो। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुस्न ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगरे पर जा बैठी। टोपी पहनते ही गवरिया के मन में राजा के बारे में सोचने लगी और कहने लगी कि उस राजा को देखती हूँ, कौन है वो जिसके लिए इतने सारे काम हो रहे हैं। और वो उड़ते उड़ते जो है राजा के महल के पास चली गई और वहाँ बैठ गई। उसी वक्त अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अब नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियों फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरिया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। गवरिया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पे टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। जब गवरिया राजा के महल में जाकर बैठी तो उस समय राजा जो है अपनी शरीर में मालिश करवा रहा था, अपने सर में भी जो है मालिश करवा रहा था। और उसने जो है गवरिया जो है जोर से चिल्लाने लगी कि अरे देखो मेरे सर पर तो टोपी है, लेकिन यहाँ का राजा जो है बिना टोपी के है। और मालिश करवाते हुए राजा की नज़र जैसे ही गवरिया से टकराई, उसने देखा कि सचमुच में गवरिया के सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। और वो बार बार जो है यही बात रटे जा रही थी। तो अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा ने जैसे ही गवरिया की बात सुनी, उसने जो है अपने जो है नौकर को बोला कि जाओ मेरी टोपी लेके आओ। और राजा ने जो है टोपी पहनी। अब जो है गवरिया दूसरी ही बात जो है अलापने लगी कि मेरे सर पे टोपी, उस पे 5 फुंदने, लेकिन राजा की टोपी पे एक भी फुंदना नहीं। राजा को बेहद हटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल कि वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंख नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करो महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया।
अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता ना चले। राजा ने जो है वो जब गवरिया जो है बार बार यही चिल्ला रही थी कि राजा के सिर की टोपी पे फुंदने नहीं, मेरे सर की टोपी पे फुंदने हैं, तो राजा ने कहा कि अपने सिपाहियों की जाओ इसे मार दो। तब सिपाहियों ने कहा कि राजा जी, एक मच्छर के लिए अपने हाथ क्यों गंदे करने हैं, इसे नहीं मारते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, जाओ इसकी टोपी छीन लो। और सिपाहियों ने जो है गुलेल मारकर गवरिया की टोपी गिरा दी और उस टोपी को जो उठाकर राजा के पास ले आए। राजा जैसे ही टोपी को मसलने लगा तो उसकी नज़र उस पर पड़ी, तो उसने देखा कि टोपी वाकई ही बहुत ही सुंदर थी। और उसने देखा कि आखिर किसने इतनी सुंदर टोपी बनाई, मेरे मुल्क में, मेरे राज्य में किसने इतनी सुंदर टोपी बनाई है और कौन है वो कारीगर जो इतने सुंदर काम कर सकता है। और उसने जो है सिपाहियों को बोला कि जाओ उस कारीगर को ढूंढ कर लाओ, और अगर ऐसा हो सकता है कि राजा कोई काम चाहे और वो ना हो। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अंदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट का मानिंद राजा की आवाज़ निकली, दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफ्त और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, नाक की मानिंद। राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता, शेर की मन राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। तब जो है दर्जी जब राजा के पास आया तो राजा ने दर्जी से पूछा, बहुत ज़ोर से, जैसे बादल गरजते हैं उसी तरीके से उसने गड़गड़ाया और पूछा कि तुमने जो है इतनी सुंदर टोपी बनाई, आज तक मेरे लिए तो कभी नहीं बनाई। तब दर्जी ने कहा कि हुजूर, जो कपड़ा था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए जो है ऐसा बन पाई, ये टोपी ऐसी बन पाई। फिर राजा ने पूछा कि किसने सिला कपड़ा। तब जो है उनके सामने जो है बुनकर आ गया और उसने जो है जैसे ही बुनकर से पूछा, बुनकर ने भी बोला कि हुजूर, सूत जिसने काता सूत अच्छा था, इसलिए जो है लच्छेदार था, इसलिए जो है मैं इतना अच्छा कपड़ा बना पाया। तब जो है सूत काटने वाले भी जो है राजा के पास आया और उसने भी राजा से कहा कि रुई बहुत बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की, हाँफते छींटते पीटते दुनिया हाजिर हुआ। दुनिया भी जो है वहाँ पे आ गया। मुझे क्षमा करें अन्नदाता, क्षमा, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक कैसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। राजा ने कहा कि जो काम तुमने हमारे लिए आज तक किया है वो इतना अच्छा क्यों नहीं था। अभय अंदाता, तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला, चलो दिया, अगर आप मुझे क्षमा करें, मुझे जो है जान का दान दे तो मैं आपको बताता हूँ। बताओ। महाराज, इस गवर्नर ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। तब जो है दुनिया ने राजा को बताया कि महाराज, जिसके पास बहुत कुछ होता है पैसे देने के लिए, वो जो है कुछ भी नहीं देता है, लेकिन इस गवरिया के पास कुछ भी नहीं था देने को, फिर भी इसने जो है हमें आधा दिया। ये सबको आधा सामान देती जा रही थी, इसलिए जो है इसके सामान अच्छे से और अच्छा बनता चला गया। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है ये। गवरिया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इस टोपी तक नहीं जुड़ती, अभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तब जो है गवरिया फिर बोलने लगी कि अरे राजा, देख ले, आंख में उंगली डाल के देख ले, मुफ्त में नहीं सिलवाई है, इसका जो है दाम दिया है, और तुम कंगाल हो, कंगाल, तुम्हारे पास जो है कुछ भी नहीं है, और अब देखो तुमने मेरी टोपी भी छीन ली। राजा तो वाकई अक्का बक्का गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती बोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था।
इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। राजा जो है सचमुच में चौंक गया था कि इसको कैसे पता चला कि जो है खजाना खाली हो गया है। और एक तो कारीगर, उसने जो है कारीगरों ने उसकी मदद की थी, और वह भी राजा बहुत हैरान हो गया था कि लगान लेने के बावजूद भी जो है मेरा खजाना हमेशा खाली ही रहता है। फिर वो सोचता है कि हाँ, इतनी सारी जो सेना है, इतने सारे जो लोग हैं, उसका बोझ खजाना कैसे उठाए। तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने। सारे लोग जो है बाहर आ गए थे ये सारी बातें सुनने गवरिया की, और उसको तमाशा देखने लग गए थे। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों का ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तब जो है राजा ने देखा कि सभी लोग जो है उनको देख रहे हैं, तो राजा ने कहा कि जाओ इसकी टोपी जो है इसे वापस कर दो। और सिपाहियों ने जो है उसकी टोपी हवा में उछाल दी। गवरिया ने अपनी टोपी पहनी और फिर से जो है चिल्लाने लगी कि अरे ये राजा तो बहुत डरपोक है, इसने मेरी टोपी वापस कर दी, देखो मुझसे भी डर गया। राजा तब ये कहते हुए अंदर चला गया कि इस मुंहफट के मुंह कौन लगे। तो आपने देखा कि गवरिया ने जो है लोगों को उनके काम का पूरा मेहनताना दिया था, इसलिए जो है उसका काम अच्छा होता चला गया। इसलिए हमें भी लोगों को जिससे भी काम करवाते हैं उसके काम का पूरा पैसा उन्हें देना चाहिए। किसी गरीब का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए।